कभी सोचा है भारत में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों क्यों होते हैं? ये हमारे गवर्नेंस सिस्टम का ना एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं प्रेसिडेंट के पद के पीछे की पावर, बैलेंस और डेमोक्रेसी को। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भारत में दो टॉप पोस्ट्स हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिससे देश में पॉलिटिकल बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये यूनिक स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है? इसको ऐसे समझिए, प्रेसिडेंट हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष, मतलब देश का चेहरा, और प्राइम मिनिस्टर हैं सरकार के प्रमुख, यानी सरकार के असली मुखिया। एक हैं नाम मात्र के कार्यकारी और दूसरे हैं वास्तविक कार्यकारी। एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे सरकार को लीड करते हैं। ये है वो शानदार पावर बैलेंस। तो सवाल उठता है कि एक प्रतीकात्मक प्रमुख की जरूरत ही क्या है? हमारे संविधान बनाने वालों की सोच बहुत दूर की थी। वो ये पक्का करना चाहते थे कि सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना आ जाए। इससे तानाशाही का खतरा ही खत्म हो जाता है और प्रेसिडेंट का पद बस इसी सोच का एक बहुत पावरफुल सिंबल। इस पूरे सिस्टम की नींव है हमारे संविधान का आर्टिकल 52। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन ये लाइन बहुत गहरी है। यही लाइन प्रेसिडेंट को संघ की कार्यपालिका का प्रमुख और भारत का पहला नागरिक बनाती है। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के स्ट्रक्चर का बेस है। अब बात करते हैं पावर की। आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट को जबरदस्त संवैधानिक शक्तियां देता है। सोचिए, संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में हैं। और इतना ही नहीं, वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद प्रेसिडेंट इनका इस्तेमाल अकेले नहीं करते। वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करते हैं। और यहीं पर वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम काम करता है, जो पावर के मिसयूज को रोकता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये पद इतना जरूरी क्यों है, तो सवाल ये है कि भारत अपना प्रेसिडेंट चुनता कैसे है। और मैं बता दूं, ये प्रोसेस उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए इस यूनिक इलेक्शन प्रोसेस की गहराइयों में चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती। इसके लिए खास सिस्टम है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 54 में इसके बारे में बताया गया है। सिंपल भाषा में, हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी हमारे एमपीज और एमएलएज वो मिलकर हमारे लिए प्रेसिडेंट चुनते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता किससे है? तो देखिए, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी संसद के चुने हुए सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उन्हें वोट देने का हक नहीं होता। इसका मतलब साफ है, प्रेसिडेंट को वही लोग चुनते हैं जिन्हें सीधे जनता ने चुना है। वोटिंग का तरीका भी काफी खास है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका मकसद बस इतना है कि हर एक वोट की कीमत हो और जो जीते उसे देश भर से मजबूत सपोर्ट मिला हो। और सबसे बड़ी बात, यह सब होता है सीक्रेट बैलेट से, यानी गुप्त मतदान। तो चलिए अब चुनाव लड़ने की शर्तों पर आते हैं। कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो ये पक्का करती हैं कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इस रेस में शामिल हों। सबसे पहले, किसी भी उम्मीदवार के नाम को इलेक्टोरल कॉलेज के 50 सदस्य प्रपोज करते हैं। इन्हें प्रस्तावक कहते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 50 प्रस्तावकों के अलावा 50 और सदस्यों को उस नाम का समर्थन करना होता है। इन्हें अनुमोदक या सेकेंडर्स कहते हैं, यानी चुनाव लड़ने के लिए कुल 100 चुने हुए प्रतिनिधियों का सपोर्ट चाहिए। इसके बाद आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात। उम्मीदवार को 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने होते हैं, और अगर कैंडिडेट को कुल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिला तो ये जमानत जब्त हो जाती है। तो ये तो हो गई शर्तें। अब आते हैं बेसिक क्वालिफिकेशंस पर, जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र 35 साल से ज्यादा हो। तीसरा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। और चौथा, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण न करता हो। लेकिन जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो अक्सर बड़े पदों के लिए जरूरी मानी जाती है, लेकिन यहां उसका कोई जिक्र नहीं है। सोचिए, क्या हो सकता है? वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
जी हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय नहीं की गई है और यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसका मतलब है कि देश का सर्वोच्च पद हर नागरिक के लिए खुला है, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे एलीट लोगों के लिए नहीं। चलिए मान लेते हैं कि कोई चुनाव जीत गया, तो अब उनका कार्यकाल कैसा होगा, कितने साल का होगा? आइए अब प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। इस बीच वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगला प्रेसिडेंट आकर शपथ न ले ले। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक और मजेदार बात, क्या कोई दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल, हमारा संविधान यानी आर्टिकल 57 इस पर कोई लिमिट नहीं लगाता। कोई कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। हालांकि एक परंपरा सी बन गई है कि आमतौर पर कोई भी 2 टर्म से ज्यादा इस पद पर नहीं रहता। तो आखिर में सवाल वही है, क्या एक प्रतीकात्मक गैर राजनीतिक राष्ट्राध्यक्ष हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है? अब तक का भारत का अनुभव तो यही दिखाता है कि ये मॉडल देश में स्थिरता, एकता और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में कामयाब रहा है। तो अगली बार जब भारत के राष्ट्रपति का जिक्र हो तो ये याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत और जरूरी स्तंभ। तो चलिए आज भारत के राष्ट्रपति की असाधारण शक्तियों को समझते हैं। आज हम इन 6 हिस्सों में राष्ट्रपति की शक्तियों को समझेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां 2 तरह की होती हैं, एक सामान्य समय के लिए और दूसरी संकट के लिए। यानी सरकार, न्यायपालिका और जरूरी संस्थाओं के प्रमुख राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। संसद के सत्र बुलाने से लेकर लोकसभा भंग करने तक राष्ट्रपति की भूमिका काफी अहम होती है। और देखिए, ये शक्तियां बदलती ही रहती हैं। जैसे 2020 में एंग्लो इंडियन मनोनयन खत्म कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं और वित्तीय मामलों में भी उनकी भूमिका होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सारी शक्तियां असल में मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल होती हैं। तो अब बात करते हैं उन असाधारण शक्तियों की जो संकट के समय इस्तेमाल होती हैं। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। एक बड़ा बदलाव 1978 में हुआ ताकि राष्ट्रीय आपातकाल का गलत इस्तेमाल ना हो सके। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, पर वित्तीय आपातकाल कभी नहीं। अब आती है वीटो पावर, यानी संसद से पास हुए बिल को कानून बनने से रोकने की शक्ति। ये वीटो 3 तरह के होते हैं, बिल को खत्म करना, पुनर्विचार के लिए भेजना या कुछ भी न करना। एक मशहूर किस्सा है ज्ञानी ज़ैल सिंह का, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था। सोचिए, संसद सत्र में नहीं है और कानून की जरूरत है, तब आता है अध्यादेश। लेकिन ये एक अस्थायी कानून है जिसे बाद में संसद से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। और आखिर में राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, क्षमादान की शक्ति। क्षमा यानी पार्डन का मतलब है सजा और दोष दोनों से पूरी तरह माफी। कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति बदल जाती है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना, जबकि रिमिशन में सजा का प्रकार वही रहता है, बस उसकी अवधि कम हो जाती है।